नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की गर्दन फंसी जाल में नीतीश नायडू में उलझ गए। 37 सांसद तकरीबन दूर हो जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जो चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन मोदी सरकार के लिए मुश्किल भरा है। कहते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा तब होता है जब विनाश होना होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। शायद इस वक्त मोदी सरकार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। जिस तरह से एआई समिट चल रहा है और सरकार को लेकर के एक एक खुलासे हो रहे हैं। कल के प्रोग्राम में भी मैंने आप दर्शकों को बताया था कि बिल गेट्स का किस तरह से स्वागत चंद्रबाबू नायडू ने किया, और बिल गेट्स तक चंद्रबाबू नायडू की पहुंच नहीं होगी, बल्कि मोदी ने पिछले दरवाजे से बिल गेट्स का स्वागत चंद्रबाबू नायडू से करवाया और सवालों के घेरे में छोड़ दिया। जिस एप्स्टीन फाइल के अंदर बिल गेट्स का नाम 2600 बार आया हुआ है, उस बिल गेट्स की पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। बिल गेट्स ने माफी मांगी, लेकिन उनके साथ धंधा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में सवाल है, और उसी बिल गेट्स का स्वागत चंद्रबाबू नायडू से करा के कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को उलझन में डाल दिया मोदी सरकार ने। कल के प्रोग्राम में भी मैंने बताया था। अब जैसा मैंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स को नहीं बुला सकते, मोदी के थ्रू ही, यानी कि भारत सरकार के थ्रू ही यह सारी चीज हुई। लेकिन उसी बिल गेट्स को जब एआई समिट में भाषण देने से वंचित किया जाए तो क्या होगा? भारत सरकार ने अपने वेबसाइट से उनका नाम डिलीट कर दिया, यानी कि नाराजगी झेलनी पड़ेगी। यानी कि एप्स्टीन फाइल बहुत कुछ गुल खिला रहा है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह चंद्रबाबू नायडू को फंसाने की कोशिश बहुत नुकसानदायक होगी मोदी सरकार के लिए, और मोदी सरकार ने गलती कर दी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार के अंदर एक अलग गुल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह बिहार के अंदर इस वक्त सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी से दूरी दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट बढ़ती जा रही है। दिल्ली तक हलचल तेज हो रही है, क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव ने भी खुलासा बिहार प्रशासन का कि पप्पू यादव का एनकाउंटर करवाना चाहते थे, कौन था वह शख्स, और पुलिस प्रशासन के रवैये इस बात के संकेत भी देते थे। क्योंकि बिना अरेस्ट वारंट दिखाए रात के अंधेरे में पप्पू यादव को गिरफ्तार करना यह सवाल बना हुआ था। क्योंकि जिस कोर्ट में पेश होना था पप्पू यादव को, और जिस मामले में पप्पू यादव उसी के लिए दिल्ली से गए हुए थे। पप्पू यादव एक सांसद थे, लेकिन बिहार पुलिस ने किसी के कहने पर यह सारी कार्रवाइयां की। किसके कहने पर कर सकती है? बिहार प्रशासन किसके हाथ में? सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी का मोहरा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जो है, उसको दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। और होली के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लाएंगे, और आरसीपी सिंह की एंट्री उसके पहले होगी निशांत कुमार के आने के, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में जेडीयू को फंसने नहीं देंगे, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे नहीं। यानी कि असमंजस सी परिस्थिति मोदी सरकार के लिए बनती जा रही है। 9 मार्च से जो पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है, और पहले ही सत्र, दूसरे सत्र के पहले ही दिन जो पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग और चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर, वह मोदी सरकार को बेचैन कर रही है। क्योंकि इस बीच जो बिल गेट्स को लेकर के या एआई समिट को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, एप्स्टीन फाइल के जो खुलासे हो रहे हैं,
वह मोदी सरकार को सवालों में डाल रही है। अब तो चंद्रबाबू नायडू को और भी नाराज कर बैठे नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स का स्वागत करा करके। अब देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, अजीत पवार का विमान क्रैश चर्चा में आ गया फिर एक बार, और सरकार पर सवाल खड़े हो गए। आप दर्शक बड़ी ध्यान से इसे समझिए, सारी चीजें एनडीए गठबंधन से मिली जुली है, उस बहुमत से जुड़ी हुई है मोदी सरकार के। चाहे नीतीश हो 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू 16 और 2 पवन कल्याण 18 सांसद आंध्र प्रदेश से। इनको नाराज करने का मतलब कि यह 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के और 12 नीतीश कुमार के, इनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार का विमान क्रैश सवालों में आ गया है, उस पर जांच के आदेश अभी तक सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नहीं दिया है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि अजीत पवार का विमान क्रैश में निधन वह संयोग था या साजिश था, इस पर सवाल बने हुए हैं और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जांच क्यों नहीं कराती। जो जो तथ्य आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें साजिश की बू आ रही है, जिससे देवेंद्र फडणवीस यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में फंसती जा रही है। ऐसे में सुनेत्रा पवार और शरद पवार की बैठक चर्चा का विषय बन गई कि दोनों एनसीपी एक हो जाएगी। ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी के 40 विधायक और 1 सांसद भारतीय जनता पार्टी से दूर होने जा रहे हैं। कभी भी इसकी खबर आप दर्शकों तक आ सकती है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की सरकार पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के अधीन हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक और 7 सांसद वह सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को। 57 विधायक महाराष्ट्र की सरकार में और 7 सांसद मोदी की सरकार में। ऐसे में जिस एकनाथ शिंदे को तोड़ने की और पार्टी को विलय करने का दबाव बार बार दिया जा रहा था, उस एकनाथ शिंदे के हाथ एक बड़ा हथियार आकर के बैठ जाएगा। क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस सरकार को अगर अपनी सरकार बचानी होगी तो एकनाथ शिंदे को साथ रखना पड़ेगा, और एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का फार्मूला दे रखा है। नहीं मानने पर सरकार गिर सकती है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सरकार, बीएमसी भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का खो सकती है, बना हुआ मेयर भी गिर सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बगैर नहीं हो सकता। ऐसे में मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस रही है, एकनाथ शिंदे की सुन नहीं रही है और अजीत पवार को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करप्शन की फाइल तैयार थी अजीत पवार के पास, या अजीत पवार ने खुद बयान दिया था जीवित रहते हुए। अजीत पवार ने कहा कि हमारे पास घोटाले की फाइल तैयार है, बड़े बड़े वीआईपी उसमें शामिल है। अब भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा घोटाला का फाइल अगर उनके सामने था, उनके पास था वह फाइल, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में बार बार ब्लैकमेल किया करती थी, जिसके वजह से वह अपने पिता तुल्य चाचा शरद पवार की पार्टी को तोड़कर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ती। 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी उनकी जब्त की थी ईडी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी उनको सौंप दी गई और उस केस से भी बरी मिल गया। लेकिन सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का शपथ दिलाते ही 25,000 करोड़ का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया और कहा गया मनी लॉन्ड्रिंग में सबूत है ईडी के पास, सक्रिय हो गई। ऐसे में फिर एक बार अजीत पवार और शरद पवार का परिवार एक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एआई समिट तो हो रहा है देश के अंदर, लेकिन एआई समिट में ढोल भी बजाया जा रहा है और बहुत सारे पाखंड भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी एआई की वजह से बड़े बड़े एक्सपर्ट और बड़े बड़े एआई कंपनियों के जो सीईओ हैं, उनका कहना है कि 30 करोड़ नौकरियां 2029 तक चली जाएगी एआई की वजह से। मध्यम वर्ग जो क्लर्क हैं, जो फोन कॉल करने वाले कॉल सेंटर हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ऐसे में
कितना घातक साबित होता जा रहा है एआई, और हमारे देश की सरकार ढोल पीट रही है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए गठबंधन और भाजपा में कभी भी उठ सकता है बगावत, क्योंकि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू को फंसाया गया या चंद्रबाबू नायडू को से जिस तरह से बिल गेट का स्वागत कराया गया, यह सरकार के ऊपर बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने एक इतिहास रच दिया। हमारे देश के 3 सबसे जो रोजगार के क्षेत्र में कम रोजगार, उसमें झारखंड शामिल हो गया है। झारखंड में बेरोजगारी जो है वह 3 सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में एक बन गया, क्योंकि कर्नाटक जैसे राज्य के तुलना में झारखंड 3.2% पर आ गया है, सबसे कम बेरोजगारी। यह देश के लिए चौंकाने वाला है, और हेमंत सोरेन की जितनी वाहवाही की जाए उतनी कम है, क्योंकि मोदी सरकार तो रोजगार दे नहीं पाई, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने रोजगार दिया, इसीलिए यह सफलता हासिल हुई है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन अब बन गया मोदी और शाह के लिए एक बड़ी चुनौती। हमेशा बार बार हर दिन जिस तरह से पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एप्स्टीन फाइल के नए नए खुलासे कर रहे हैं, मोदी सरकार का सरदर्द बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब एप्स्टीन फाइल जो गुल खिला रहा है वह मोदी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब ऐसे में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अजीत पवार का निधन जो हुआ वह एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है कि उसको लेकर के सामना ने एक लेख छपा है। मुख्य अंश उसके हैं कि सामना में जो छपा कि बारामती हादसे के बाद देश भर में अवैध या अनरजिस्टर्ड पायलट प्रशिक्षण केंद्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं। यह बयान खुद इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विमानन प्रशिक्षण जैसी संवेदनशील व्यवस्था में भी भारी नियामकीय विफलता सरकार की। जिस बारामती एयरपोर्ट से पहले विमान दुर्घटना हुआ अजीत पवार का विमान एक बार लैंडिंग करने की कोशिश की, उसके बाद नहीं हुआ, फिर ऊपर गया, फिर क्रैश हो गया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अजीत पवार का विमान क्रैश होने के बाद वहां के चश्मदीदों का यह कहना है कि अजीत पवार को बचाया जा सकता था, लेकिन उसमें 3 ऐसे बड़े धमाके हुए, उसके बाद चिथड़े हुए। सोचिए वह धमाके कैसे थी। इसी पर रोहित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। इसको लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है, और सवाल सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग भी कर रहे हैं जो अजीत पवार को समझते थे। दुर्भाग्य यह है महाराष्ट्र और इस देश का कि आप दर्शक सोचिए कि अजीत पवार एनडीए के हिस्सा थे, और एनडीए की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी, और एनडीए का एक डिप्टी सीएम, यानी कि सीएम के बाद डिप्टी सीएम, यह पोस्ट क्यों बनाया गया? संवैधानिक पोस्ट नहीं है, संविधान में इसका स्थान नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम बनाया गया। तो बनाया गया तो या तो एक संवैधानिक हो गया। अगर डिप्टी सीएम की जांच यह सरकार नहीं कराती है तो इसका मतलब क्या है? आम व्यक्ति का जांच क्या यह सरकार कराएगी? इसका मतलब कुछ न कुछ साजिश के बू नजर आ रहे हैं। और हाथ से जो अजीत पवार उस विमान में बैठे और विमान क्रैश हुआ, उस वक्त तक जो चीजें घटी और जो दृश्य नजर आए, उसमें भी कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। तो जांच तो सरकार को कराना चाहिए। और बारामती एयरपोर्ट जो है वह भी एथोराइज नहीं है, तो फिर इतना बड़ा रिस्क एक डिप्टी सीएम को लेकर के क्यों किया गया? एक वीआईपी के लिए क्यों किया गया? यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। और था ऐसा, वह विमान से जा रहे थे तो वह वहां पर वह व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई कि इस तरह की कोई घटना न घटे?
क्यों नहीं चुस्त और दुरुस्त किया गया? क्यों वेदर नहीं बताया गया कि वहां विमान लैंडिंग नहीं कर सकता? ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है देवेंद्र फडणवीस सरकार के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस की सरकार संकट से उभर नहीं पाएगी, ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्योंकि मोह भंग एकनाथ शिंदे का भी हो रहा है और एप्स्टीन फाइल आने के बाद तो कुछ ज्यादा मोह भंग हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसमें लिप्त पाई जा रही है। कई लोग ऐसे हैं कि सरकार से जुड़े और सरकार में बैठे लोग इसमें शामिल नजर आ रहे हैं और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी नाम उसमें आ रहा है, जो सवालों में है, जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही है, भाग रही है। एआई समिट के जरिए माहौल बनाने की, इवेंट बनाने की कोशिश कर रही है कि एप्स्टीन फाइल का मुद्दा और नरवणे का मुद्दा और अमेरिकी ट्रेड डील का मुद्दा उसमें दब जाए, लेकिन दब नहीं पा रहा है, क्योंकि किसान भी अब सड़क पर आने को तैयार है, चुनौती पर चुनौती सरकार को दे रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश जेडीयू में लेंगे बड़ा फैसला, बीजेपी में हलचल मच गया। अब नीतीश की अक्सर बातें होती रही और नीतीश को लेकर के चर्चा में हमेशा रहा है मोदी और जेडीयू के बीच में, लेकिन नीतीश कुमार अब कुछ अहम फैसले ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार एक ऐसे रास्ते पर जाते हुए नजर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में इस बार जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी भले ही वोट चोरी से हो, चुनाव आयोग की मदद से हो, एसआईआर के वजह से हो, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है। इतना कुछ होने के बाद, वोट चोरी का आरोप लगने के बाद 102 सीट इंटरनल सर्वे में चोरी की गई, यह सब आने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम नहीं बना पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे फिर रास्ता मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? और नीतीश कुमार तो ऐसे रास्ते गढ़ रहे हैं, ऐसे रास्ते पर निकल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद आने वाले वक्त में बिहार में समाप्त हो जाएगा। और नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार भी करने वाले हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बिहार के अंदर जो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, वह आरएसएस के संगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी से वह छोड़ करके जेडीयू में आए थे या भेजे गए थे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि भेजे गए थे, लेकिन जिस मकसद से भेजे गए थे वह मकसद वह पूरा नहीं कर पाए। इसलिए संजय झा अब बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार संजय झा को दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। संजय झा राज्यसभा सांसद हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नीतीश कुमार उन्हें दोबारा अपनी पार्टी से भेजने को तैयार नहीं है। संजय झा चुनाव नहीं लड़ते, कोई विधायक नहीं है, कोई लोकसभा सांसद नहीं है, वह राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के जरिए वह चुन करके जाते हैं, विधानसभा के जरिए चुन करके राज्यसभा जाते हैं और नीतीश कुमार इस बार भेजने को तैयार नहीं है। ऐसे में संजय झा न घर के न घाट से कहीं के नहीं होंगे, यानी कि न इधर और न उधर। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार की नजर उन पर पड़ गई है। कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी उनसे छीनने की कोशिश अब जारी है। और दूसरी चीज, जो ललन सिंह है, ललन सिंह को भी दूर कर दिया गया है। ललन सिंह कहीं नहीं जा सकते नीतीश कुमार की इजाजत के बगैर, वरना सांसदी उनकी चली जाएगी, यह वह भी जानते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो लाने की कोशिश एक हो रही थी, जिसके जरिए पैठ बनाई जाए, नीतीश कुमार ने उन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। बैनर पोस्टर लगा करके माहौल बनाने की कोशिश संजय झा और ललन सिंह के जरिए की जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, बिल्कुल नहीं। जब तक निशांत की इच्छा नहीं होगी स्वयं की, तब तक वह नहीं आएंगे, और वह आएंगे उसके पहले एक ऐसी टीम गठित करेंगे नीतीश कुमार, जहां ललन सिंह और संजय झा का जगह स्पेस नहीं होगा। और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। आरसीपी सिंह के एंट्री होने के
का यह मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। जैसे केंद्र की सत्ता में कांग्रेस के रहते भारतीय जनता पार्टी की हर चोरी पकड़ी जाती है और वह मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है, वैसे ही बिहार में आरसीपी सिंह के जेडीयू में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और नीतीश कुमार इस पर बड़ी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष वर्मा जिससे खार खाते थे संजय सिंह और ललन सिंह, उस मनीष वर्मा को अपने नजदीक कर लिया है नीतीश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी खासा परेशान हो गई है। लेकिन आगे एनडीए गठबंधन और बीजेपी में कभी भी उठ सकता है बवाल, बगावत हो सकता है, यह बात कही जा रही है। अब आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझिए, विस्तार से समझिए, समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह नीतीश कुमार के साथ सहमत का खेल चला जा रहा है, जिस तरह चंद्रबाबू नायडू को बिल गेट्स के जरिए फंसाने की कोशिश की गई, उनसे स्वागत करा करके कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू चर्चा में आ गए। अभी तक वह चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन उनकी तस्वीरों को इतना वायरल किया गया कि आज चंद्रबाबू नायडू सवालों में खड़े हो गए। यह सब नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है। मैं बार बार कहता था आप दर्शकों को कि चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स को नहीं ला सकते आंध्र प्रदेश में बगैर मोदी सरकार के। मोदी सरकार ही जो चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए प्रोजेक्ट के तौर पर कि बिल गेट्स वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे भेजे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी और बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, और यह नाराजगी बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 9 मार्च का वक्त तय है अविश्वास प्रस्ताव का ओम बिरला के खिलाफ, और 9 मार्च को वोटिंग भी होगी पार्लियामेंट में और चर्चा भी होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अगर ओम बिरला के पक्ष में 272 वोट नहीं पड़े तो सरकार भी बर्खास्त हो सकती है, सरकार को भी इस्तीफे देना पड़ सकता है। इससे यह साबित होगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से अजित पवार की पार्टी एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एक होती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की नाराजगी बढ़ती जा रही है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 37 से 38 सांसद दूर हो सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ेंगे। इस बात का खौफ और डर तो भारतीय जनता पार्टी को है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एनडीए गठबंधन के अंदर जो बगावत हो रही है या सुगबुगाहट तेज हो रही है, वह तो है ही। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब कभी भी बगावत बड़े मात्रा में हो सकता है, क्योंकि भारी मात्रा में इस्तीफे भी हो सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं या मेल्स आ रहे हैं या चर्चाओं में नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, बैकफुट पर जाती हुई सरकार नजर आ रही है, नाराजगी उतनी ही भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती जा रही है। 240 सांसदों में एक वक्त था कि 40 सांसद तकरीबन मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख के पास जा रहे थे और कह रहे थे कि मोदी शाह को हटाइए वरना इस्तीफे के दौर चल पड़ेगा। और यह बात मैं नहीं, यह बात वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि मोदी शाह को हटाने की तैयारी, और तकरीबन 3 से 4 दर्जन सांसद नाराज हैं। ऐसे में नितिन गडकरी का भी कई बार बयान आया, और नितिन गडकरी ने यह भी कहा, जब नया अध्यक्ष पार्टी का नितिन नवीन को बनाया गया तो नितिन गडकरी ने यह बयान दिया था कि अपनी इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देकर के बाहर हो जाओ, वरना बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। यानी कि बगावत का सुर जो है और जो बगावत छिड़ी हुई है, अब वह फटने वाली है, और वह फटेगी तो मोदी सरकार पर भारी पड़ेगी। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा वह वक्त कब आता है, लेकिन वह वक्त बहुत नजदीक आ गया है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ एआई के जरिए कहा यह जा रहा है कि एक्सपर्टों के अनुसार कि 30 करोड़ नौकरी खा जाएगा मात्र 2 साल में एआई की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आईटी सेक्टर जो बैठता जा रहा है। आईटी सेक्टर के अंदर इस वक्त जितनी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तकरीबन 500, 600, 700% वह गिर गई है, शेयर नुकसान होते जा रहा है। ऐसे ही सिलसिला रहा तो वह पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। इस हद तक नुकसान हो रहा है।
शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, वह बर्बाद हो रही है, कंपनियां लोगों को निकालने के लिए मजबूर हो रही है। ऐसे में विदेशों के अंदर भी रोजगार मिल पाना मुश्किल होगा। पूरी दुनिया में एआई ने जो धमाका किया है और जो नुकसान पहुंचा रहा है, मध्यम वर्ग के लोग जो है वह पूरी तरह से बेरोजगारी के आलम में आ जाएंगे। ऐसे में एआई समिट हमारे देश में चल रही है, लेकिन बिल गेट्स का स्वागत करके मोदी ने गलती कर दिया, नायडू ने गलती कर दिया। बिल गेट्स का स्वागत चंद्रबाबू नायडू ने किया, लेकिन बिल गेट्स को लेकर के जो विवाद छिड़ा है और जो खबरें छपी वह बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल गेट्स को लेकर के जिस तरह से इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है, बड़ी प्राथमिकता से छापा गया कि एआई समिट में तय समय में से शामिल होंगे बिल गेट्स। फाउंडेशन ने कहा निमंत्रण रद्द होने की खबरें अफवाह है, यह बात कही गई, लेकिन भारत सरकार के वेबसाइट से ही गायब है। सोचिए किस तरह सूत्रों से खबरें आ रही हैं। बिल गेट्स इन ऑल इंपैक्ट समिट 2026, एआई इंपैक्ट समिट की वेबसाइट से आज अचानक बिल गेट्स का नाम हटा दिया गया। आप सोचिए, समिट के वेबसाइट पर जो नाम बिल गेट्स का चढ़ा हुआ था अचानक कैसे हट सकता है किसी की हिम्मत हटाने का? जो विश्व का टॉप 5 में जो व्यक्ति है उसका नाम कोई हटा सकता है? सोचिए, तो वह नाम अचानक वेबसाइट से हटा दिया गया। उनका नाम हटने के पीछे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि गेट्स फाउंडेशन ने इन अटकलों पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। यह बात कही जा रही है कि जारी कर दिया है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि एप्स्टीन फाइल के बाद बढ़ी अटकलें। 30 जनवरी को जारी दस्तावेजों के नए चरण में तथा कथित एप्स्टीन फाइल में बिल गेट्स का नाम सामने आने के बाद यह बदलाव देखा गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि इसी घटनाक्रम के बाद वेबसाइट से उनका नाम हटाया गया है। हालांकि इस संबंध में भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एप्स्टीन विवाद के बाद गेट्स के निमंत्रण की समीक्षा की गई। आप दर्शक सोचिए, भारत सरकार के लोग भी तो उसमें हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी किस मुख से हैं? और नरेंद्र मोदी का एआई समिट से एक वीडियो रिलीज हुआ, लेकिन म्यूट था, उसकी आवाज नहीं है। गूंगा है क्या? बोल नहीं पाते हैं क्या? या मौन धारण किए हुए हैं? अरे बोलने वाला व्यक्ति मौन धारण कब से करने लगा? वह तो मौनी बाबा बोल रहे थे। किसे? सोचिए, मनमोहन सिंह सरकार को, मनमोहन सिंह को बोल रहे थे, जिसने इस देश को बनाया। मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा 10 सालों में इस देश के लिए। नरेंद्र मोदी उन्हें मौनी बाबा बोलते थे। मनमोहन सिंह मौन रहते हुए भी पता नहीं क्या क्या कर दिए। और एक बोलता हुआ इंसान है, बकबक बोलता है लेकिन लूट लेता है, तो वह म्यूट हो गया, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। जब भी मोदी की वीडियो रिलीज की जाती है आवाज नहीं होती, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी भैया। लेकिन गेट्स फाउंडेशन की सफाई आई है कि इन अटकलों के बीच बिल एंड मिंडला गेट्स फाउंडेशन ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि बिल गेट्स समिट में शामिल होंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपना मुख्य भाषण भी देंगे। फाउंडेशन ने कहा कि उनकी भागीदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फाउंडेशन ने इस एक एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का नाम एआई इंपैक्ट समिट 2026 के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुख अतिथियों की सूची से अचानक गायब हो गया है। अब सोचिए, वेबसाइट से गायब हो गया है। जो भाषण जिन्हें देना है, जिन लोगों को, उसमें से इनका नाम गायब है। फिर भी कहा जा रहा है कि कैसे देंगे। यह देखिए, चलो आगे सुनिए। अचानक गायब हो गया है। खास बात यह है कि भारत द्वारा समिट की घोषणा के समय गेट्स का नाम प्रमुख मेहमानों में शामिल था। इससे यह अटकलें लगाई जाने लगी कि एप्स्टीन फाइल में नाम सामने आने के बाद गेट्स भारत का दौरा स्थगित कर चुके हैं। हालांकि गेट्स फाउंडेशन ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि वह समिट में शेड्यूल के अनुसार शामिल होंगे, लेकिन वेबसाइट में नाम नहीं है। जिन जिन व्यक्तियों को देना है भाषण, वेबसाइट में नाम दर्ज है। बिल गेट्स का नाम काट दिया गया है। और यह कब हुआ? आज हुआ। कल स्वागत कराया गया था चंद्रबाबू नायडू से। चंद्रबाबू नायडू कल स्वागत किए थे बिल गेट्स का कि 100 करोड़ 200 करोड़ वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे।
आंध्र प्रदेश में, और आज नाम ही गायब किया। तो क्या चंद्रबाबू नायडू को फंसाने के लिए बिल गेट्स का स्वागत कराया गया था चंद्रबाबू नायडू से, कि वह भी इसमें इस पाप में थोड़ी भागीदारी बन जाए? और कल ही यह आया कि भारत की एक महिला भी एप्स्टीन के शिकंजे में थी। क्या चंद्रबाबू नायडू को इस बात का पता नहीं था कि बिल गेट्स इसमें 2600 बार नाम आया है, तस्वीरें भी एप्स्टीन के साथ आई है? लेकिन उन्हें एक साजिश के तहत अब वह चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो झेलना तो पड़ेगा भैया, किसे मोदी को ही झेलना पड़ेगा। अब इसीलिए मैंने शुरू में जो कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तब अनाप शनाप कार्य करते हैं लोग, और इस वक्त भाजपा की यही हाल है। यानी कि यह आखिरी प्रयास है, यह प्रयास अगर सफल नहीं हुआ जो इवेंट बनाया जा रहा है मोदी द्वारा, तो सरकार समाप्त हो जाएगी और सपना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन अब बन गया मोदी शाह के लिए चुनौती। अब इंडिया गठबंधन तो अपनी तैयारी में लगातार अपने काम में लगा हुआ है। एप्स्टीन फाइल हो या अमेरिकी ट्रेड डील या जनरल नरवणे की किताब जो कारवा पत्रिका में छपा, या चुनाव आयोग का SIR, लगातार अपने मुद्दे पर सक्रिय है। अब 9 मार्च को जो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होगा, अभी तक की यह घटनाक्रम जो घटे हैं और एनडीए गठबंधन के अंदर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू, चाहे नीतीश कुमार, चाहे एकनाथ शिंदे, चाहे अजीत पवार की एनसीपी, वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है और मोदी सरकार इसी को लेकर के बेचैन है। हड़बड़ी में गड़बड़ी करते जा रही है। विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वही बुद्धि भ्रष्ट नजर आ रही है कि एकजुट करने के बजाय उनसे दूर करने के अलग अलग कारण बनते जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से बिल गेट्स का स्वागत करा करके नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं न कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इंडिया गठबंधन स्पीकर ओम बिरला पर चर्चा तो करेगा ही, वोटिंग होगा ही। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की भी पेशकश इंडिया गठबंधन करने जा रहा है, और वह 200 प्लस सांसदों के हस्ताक्षर से, जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद नोटिस देंगे पार्लियामेंट में। मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से उलझ गई है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। लेकिन इस देश के किसान जो भारी मात्रा में अब चेतावनी दे रहे हैं सरकार को और सड़क पर उतरने की अब ठान बैठे हैं, अगर उनका सड़क पर उतरना शुरू हो गया 9 मार्च से पहले, तो सरकार के लिए मुश्किलें हो जाएगी। और जिन 37 सांसदों की बात हो रही है, वह 37 सांसद भी मोदी से दूर हो जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि मोदी का बचना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मोदी उलझते जा रहे हैं। नीतीश नायडू का पेच जो है वह फंसेगा स्पीकर ओम बिरला के वोटिंग पर, और स्पीकर ओम बिरला को लेकर के तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के भी नीतीश नायडू का फंसेगा पेच इस सरकार के लिए वोटिंग में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है और 240 भी मोदी के साथ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी नीतियों से वह नाखुश चल रहे हैं। ऐसे में 37 सांसद अलविदा कर सकते हैं मोदी सरकार से कभी भी और किसी भी वक्त, यह कहा जा रहा है, जो मोदी सरकार को ले डूबने के लिए काफी होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।